ओके स्टूडेंट्स, अगले एमटीक्यू को सॉल्व करते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन pertains to question 21 to 25. The following information relate to a lease contract entered into by Earthwork Company in the year ended 31st December 20x4 and 20x5. कंपनी का नाम है अर्थवर्क कंपनी, जो कि एंटर्ड हो गई है एक लीज कॉन्ट्रैक्ट में, और कंपनी का जो ईयर एंड है वो है 31 दिसंबर। अब अगर ईयर चल रहा है 20x4 तो ईयर एंड होगा 31 दिसंबर 20x4 और ईयर स्टार्ट होगा 1 जनवरी 20x4, और x5 के लिए ईयर स्टार्ट होगा 1 जनवरी x5 और एंड होगा 31 दिसंबर 20x5। ये बात समझ में आती है? ईयर्स और डेट को याद रखें। कॉन्ट्रैक्ट ए, Earthwork Company started leasing new machinery on 1st January 20x4। एग्जामिनर बात कर रहा है 1 जनवरी 20x4 की, यानी ईयर स्टार्ट की बात कर रहा है। जिस तरह मैंने यहां पर बता दिया कि कंपनी का जो एंड है वो है 31 दिसंबर। अब अगर ईयर है 20x4 तो ईयर स्टार्ट हो जाएगा 1 जनवरी 20x4 और एंड हो जाएगा 31 दिसंबर 20x4। अब यहाँ पर एग्जामिनर बात कर रहा है 1 जनवरी x4 की, यानी ईयर स्टार्ट की बात कर रहा है। ठीक है। The lease period is 6 years and lease payment of 400,000 are payable on 31st December every year. लीज टर्म जो है वो है 6 years और लीज पेमेंट हमने करनी होगी 400,000, और कब करनी होगी? एरियर्स में। कब करनी होगी? एरियर्स में, क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर ने मेंशन किया है कि हमने पेमेंट करनी होगी ऑन 31 दिसंबर, यानी ईयर एंड पर पेमेंट करनी होगी। तो ये कौन सी पेमेंट है? एरियर्स। ठीक है, एडवांस नहीं है, एरियर्स है। At 1st January 20x4, the present value of the lease payment is 1,849,000 and the interest rate implicit in the lease is 8%. भाई इंटरेस्ट रेट है 8% और प्रेजेंट वैल्यू है 1,849,000। तो कंपनी जब राइट टू यूज एसेट, या आप कह सकते हैं राइट ऑफ यूज एसेट रिकॉर्ड करेगी, वो इस वैल्यू के ऊपर करेगी, तो डबल एंट्री हो जाएगी RUA डेबिट 1,849,000 और साथ में फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट हो जाएगी 1,849,000। ठीक है। स्टार्ट में कंपनी एंट्री कर लेगी RUA डेबिट एंड फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन यानी FLO क्रेडिट, और अमाउंट है 1,849,000। क्लियर हो गई ये बात? ओके। कॉन्ट्रैक्ट बी, Earthwork Company acquired 25 tablets for use by its employee on 1st July 20x4। अब एग्जामिनर बात कर रहा है 1st जुलाई 20x4 की। ईयर स्टार्ट क्या है? 1st जनवरी 20x4। फॉर द ईयर 20x4 के लिए ईयर स्टार्ट है 1st जनवरी x4, एंड होगा 31 दिसंबर x4। अब एग्जामिनर बात कर रहा है 1st जुलाई x4 की। कब की बात कर रहा है? 1st जुलाई x4 की, यानी बिल्कुल मिड ईयर की बात कर रहा है, मिड ईयर की बात कर रहा है। द लीज टर्म इज 12 मंथ। भाई लीज टर्म है 12 मंथ, यानी ऑपरेटिंग लीज है, फाइनेंस लीज नहीं है, क्योंकि 12 मंथ ही लीज टर्म्स है। An initial payment of 3,000 per tablet was required on 1st July 20x4, followed by two lease payments of 8,000 each payable on 31st December x4 and 30th June 20x4। इनिशियल पेमेंट जो हमने करनी होगी वो हमने करनी होगी 3,000 पर टैबलेट, 3,000 पर टैबलेट, और टोटल टैबलेट जो है वो है 25 टैबलेट्स। ठीक है, टोटल टैबलेट्स है 25 और हमने पर टैबलेट इनिशियल पेमेंट करनी होगी 3,000। फिर हमने नेक्स्ट टू पेमेंट्स करनी होगी, एक हमने करनी होगी 31 दिसंबर x4 को और एक हमने करनी होगी एट द एंड 30 जून x5। ठीक है, क्योंकि जो लीज टर्म है वो है 12 मंथ्स, तो स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई को, तो आफ्टर 6 मंथ्स हमने एक पेमेंट करनी होगी और फिर जब लीज टर्म खत्म हो जाएगी फिर हमने जाकर एक पेमेंट करनी होगी। कितनी? 8,000, लेकिन हमने ये करनी होगी पर टैबलेट। ठीक है, पर टैबलेट। अब देखिए जरा, तो टोटल पेमेंट अगर हम फाइंड करना चाहे तो इनिशियल पेमेंट है 3,000, उसके बाद हमने पेमेंट करनी होगी फर्दर टू, यानी 8,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास हो जाएगी 16,000 और टोटल पेमेंट पर टैबलेट हो जाएगी 19,000। पर टैबलेट पेमेंट कितनी हो जाएगी? 19,000। टोटल टैबलेट्स जो है वो है 25, टोटल टैबलेट्स है 25, सो मल्टीप्लाई बाय 25 हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। इट इज 19,000 multiply by 25 which is 475,000।
475,000। ये बात समझ में आती है। अब अगर एग्जामिनर ने मांगा हो, कि आप जरा एक्सपेंस फाइंड करके दे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20x4, तो यहाँ पर ऑलरेडी एग्जामिनर ने डेट दी हुई कि हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कब हो गए, ऑन 1 जुलाई X4, 1 जुलाई ड्यूरिंग मिड ईयर, बिल्कुल मिड ईयर में हम एंटर हो गए हैं। और यहाँ पर जो हमने टैबलेट्स यूज किए होंगे वो हमने किए होंगे 6 मंथ्स के लिए, तो हम जो एक्सपेंस फाइंड करेंगे वो भी 6 मंथ्स के लिए होगा। अब ये जो टोटल पेमेंट्स है ये है 12 मंथ्स के लिए, ये है 12 मंथ्स के लिए। अभी अगर हमने 6 मंथ्स के लिए सिर्फ एक्सपेंस फाइंड करना है तो हम कर लेंगे 475,000 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 6, तो अमाउंट आ जाएगी 237,500। 237,500 आप डबल चेक भी कर सकते हो। तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस, सॉरी, एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा, नॉट इंटरेस्ट एक्सपेंस। एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा 237,500 फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर X4, और X5 के लिए जो होगा वो भी होगा 237,500, क्योंकि 30 जून को ये एंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्ट्रैक्ट सी। कॉन्ट्रैक्ट सी, the carrying amount of a building owned by Earthwork Company was 2.2 million. द कैरिंग अमाउंट हमें गिवन है, कैरिंग अमाउंट बिल्डिंग की, ठीक है, और कैरिंग अमाउंट है 2.2 मिलियन ऑन 31 दिसंबर 20x4, यानी X4 के एंड पर जो कैरिंग वैल्यू फाइंड की गई है वो है 2.2 मिलियन डॉलर। किस चीज की है, बिल्डिंग की है। ऑन 1 जनवरी 20x5, बिल्कुल X5 की ईयर स्टार्ट में, अर्थवर्क कंपनी ट्रांसफर द बिल्डिंग टू अ फाइनेंस कंपनी फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 2.5 मिलियन डॉलर which was equal to the building fair value on their debt। देखिए भाई, एग्जामिनर यहां तक बात कर रहा है कि 31 दिसंबर X4 को, यानी बिल्कुल ईयर एंड पर, बिल्डिंग की कैरिंग वैल्यू थी 2.2 मिलियन, जो कि हमने ट्रांसफर कर दी, किस को ट्रांसफर कर दी, हमने ट्रांसफर कर दी उसको फाइनेंस कंपनी को। कितने अमाउंट पर हमने ट्रांसफर कर दी, अमाउंट जो है वो है 2.5 मिलियन डॉलर, जो अमाउंट है वो है 2.5 मिलियन डॉलर, और ये उसकी फेयर वैल्यू भी है, ये उसकी फेयर वैल्यू भी है। अर्थवर्क कंपनी इमीडिएटली लीज्ड द बिल्डिंग, इमीडिएटली लीज द बिल्डिंग, यानी सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन है, सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन है, फॉर 500,000 per year payable in arrears on 31st December. The interest rate implicit in the lease is 8%, and the present value of the lease rental at 1st January 20x5 was 1.6 million. The transfer satisfies the condition for a sale according to IFRS 15 revenue from contract with customer। by condition satisfy हो चुकी है, सेल हो चुकी है, हमें कैरिंग वैल्यू गिवन है, फेयर वैल्यू गिवन है, फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन की वैल्यू गिवन है। तो अभी हमने, अगर एग्जामिनर ने मांगा हो गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, तो वो हम फाइंड करेंगे। और गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल को फाइंड करने के लिए मैंने जो आप लोगों को डबल एंट्री सिखाई हो क्या है, मैंने आप लोगों को आसान तरीका ये बताया है कि जब भी सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन हो और आप लोगों ने फाइंड करना हो गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, क्या चीज फाइंड करनी हो, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, तो तरीकेकार क्या होगा। देखिए, मैंने आप लोगों को ये सिखाया है कि जब भी एक एंटिटी एसेट बेचती है और दोबारा लीज पर लेती है, तो सबसे पहले बेचने वाली एंट्री करो। सेल एंड लीज बैक में क्या होती है, पहले बेच दिया वापस लीज पर लिया, पहले बेच दिया वापस लीज पर लिया। अब अगर एक एंटिटी एक एसेट बेच रही है तो पहले बेचने वाली एंट्री करो। तो जब एक एंटिटी एसेट बेचेगी तो डबल एंट्री क्या होगी भाई, जब एसेट बेचेगी तो कैश आएगा, तो जब कैश आएगा तो कैश डेबिट होगा। इस तरह है ना। जब एक एंटिटी एसेट बेचेगी, सबसे पहले सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन है, सबसे पहले सेल वाली एंट्री करे, बेचने वाली एंट्री करे। सेल बेचा, तो जब हम बेचेंगे तो कैश आएगा, क्या होगा, कैश आएगा, तो कैश हो जाएगा डेबिट। और एसेट जाएगा तो साथ में हम एंट्री कर लेंगे एसेट क्रेडिट एट कैरिंग वैल्यू। कैश आया, एसेट गया, कैश आया, एसेट गया। अब कैश कितना आया, यहाँ पर एग्जामिनर ने खुद दिया है, दैट इज 2.5 मिलियन, तो यहाँ पर लिख दे कैश डेबिट 2.5 मिलियन, एसेट की कैरिंग वैल्यू थी 2.2 मिलियन, तो एसेट क्रेडिट हो जाएगा विद 2.2 मिलियन। क्लियर हो गई थी बात। सेल हो गई, लीज बैक, लीज बैक, तो जब भी एक एंटिटी एक एसेट लीज पर लेती है तो डबल एंट्री होती है आरटीयू डेबिट,
या आप कह सकते हो आर यू ए डेबिट, राइट टू यूज एसेट या राइट ऑफ यूज एसेट, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। आर टू यू डेबिट एंड फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट। फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है, विच इज 1.6 मिलियन। आर टू यू की वैल्यू आप फाइंड करोगे, उसके लिए फॉर्मूला है दैट इज कैरिंग वैल्यू divided by fair value multiply by FLO। कैरिंग वैल्यू डिवाइड बाय फेयर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय FLO। तो कैरिंग वैल्यू एसेट की ऑलरेडी है 2.2 मिलियन, फेयर वैल्यू है जो हमें गिवन है विच इज 2.5 मिलियन, और फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन है 1.6 मिलियन। सो 2.2 divided by 2.5 multiply 1.6 which is 1.408। तो ये हो जाएगा 1.408 मिलियन से आरटीयू डेबिट हो जाएगी। बीच में जो डिफरेंस होगा वो बन जाएगा गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। सो डिफरेंस वैल्यू फाइंड कर लें, विच इज 0.108 गेन आया है, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस क्रेडिट हो जाएगा 0.108 मिलियन से। देख ले जरा, ये थी कंप्लीट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन का एक्सप्लेनेशन। अब चले जरा सवाल सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है which of the following which of the following is deducted from the initial measurement of a right of use asset according to IFRS 16 leases। कौन सी वैल्यू डिडक्ट होगी इन द इनिशियल मेजरमेंट ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट। तो मैंने आप लोगों को सिखाया है IFRS 16 में कि जो भी इंसेंटिव मिलता है, जो भी इंसेंटिव मिलता है उसको भी हम डिडक्ट करते हैं फ्रॉम राइट ऑफ यूज एसेट की वैल्यू से, यानी RUA की वैल्यू से। पहला ऑप्शन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट विच फॉर्म द इनिशियल लाइबिलिटी, ये डिडक्ट नहीं होगी बल्कि ऐड होगी, ठीक है। तो ये गलत है। लीज इंसेंटिव्स रिसीव्ड फ्रॉम द लेसर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द लीज, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मैंने अभी अभी आपको बताया और मैंने आप लोगों को सिखाया भी है कि जो भी इंसेंटिव मिलेगा, जो भी इंसेंटिव मिलेगा, अपने उस इंसेंटिव के वैल्यू को डिडक्ट करना होगा फ्रॉम RUA की जो इनिशियल वैल्यू होगी। ये बात समझ में आती है। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट कैपिटलाइज होगा, कॉस्ट ऑफ रिमूविंग और डिसमेंटलिंग द अंडरलाइंग एसेट अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये भी कैपिटलाइज ही होगा। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड, इज नॉट रिक्वायर्ड कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, नेगेटिव रिक्वायरमेंट कौन सा नहीं है टू कंक्लूड दैट अ कॉन्ट्रैक्ट इज लीज। लीज की डिफिनीशन इनमें से कौन सा नहीं है। The lease should be able to obtain substantially all economic benefit from the use of the asset। बिल्कुल कंट्रोल ट्रांसफर करोगे, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। हमने गलत वाला बताना है, सही वाला नहीं। मैंने आप लोगों को ये भी बताया हुआ है कि जब भी नेगेटिव रिक्वायरमेंट आ जाए, नॉट वाली आ जाए, ठीक है ना, तो आपने चार ऑप्शन देखने होंगे, जो गलत वाला होगा उस पर आपने क्लिक करना होगा। ज्यादातर स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, टाइम बचाने के लिए पहला जुमला देख लेते हैं, उनका बिल्कुल डायरेक्ट जाता है कि हाँ ये सही ऑप्शन है, क्लिक कर लिया, आगे चले गए। इस तरह नहीं, ठीक है, इस तरह नहीं, नेगेटिव रिक्वायरमेंट है, नेगेटिव रिक्वायरमेंट है। द एसेट मस्ट बी आइडेंटिफाइड, बिल्कुल मैंने आपको बताया था कोई सब्सटीट्यूशन राइट मौजूद ना हो, यानी जब भी लेसर का दिल करे आज ये वाली एसेट ले लो, कल ये वाली ले लो, परसों ये वाली लो, नहीं नहीं नहीं, सब्सटीट्यूशन राइट मौजूद नहीं होनी चाहिए, एसेट आइडेंटिफाइड होना चाहिए। तो ये भी लीज की डिफिनेशन में आता है। द लीज हैज द राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द एसेट, बिल्कुल ये भी लीज की डिफिनेशन में मैंने सिखाया हुआ है। द लेसी, द लेसी मस्ट हैव फिजिकल पोजीशन of the asset throughout the lease term which is not compulsory। physical position का होना is not compulsory, तो ये वाला सही ऑप्शन है। नेक्स्ट वन, फॉर कॉन्ट्रैक्ट ए की बात हो रही है। व्हाट अमाउंट ऑफ करंट लीज लाइबिलिटी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 दिसंबर 20x5। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20x5 हमने फाइंड करनी है करंट लीज लाइबिलिटी। क्या हमने फाइंड करनी है, करंट लीज लाइबिलिटी।
तो मैंने आप लोगों को ये भी बताया हुआ है कि जब भी आप लाइबिलिटी फाइंड करोगे, करंट एंड नॉन करंट, एक मांगा है x5 का, तो आपने x6 का जरूर फाइंड करना होगा, क्योंकि आपका जो डिफरेंस होगा बिटवीन x5 एंड x6 वो आपकी बन जाएगी करंट लाइबिलिटी। अब अगर आपको याद हो तो कॉन्ट्रैक्ट ए जो है वो स्टार्ट हुआ था ऑन 1 जनवरी x4, और यहाँ पर पूछ रहा है दूसरे साल के लिए करंट लाइबिलिटी, दूसरा साल खत्म हो जाएगा फिर जाकर करंट लाइबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पर हम बनाएंगे लीज एमोटाइजेशन स्केड्यूल। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आएगा डेट, या आप कह सकते हो ईयर, फिर होगा ओपनिंग बैलेंस, फिर होगा इंटरेस्ट एक्सपेंस, फिर होगा पेमेंट, क्योंकि एरियर है, मैंने स्टार्ट में बताया था, देखिए एरियर्स पेमेंट है पेबल ऑन 31st, देखिए जरा, पेमेंट ऑन 31 दिसंबर, एरियर्स वाली पेमेंट है, ठीक है, 31 दिसंबर। तो इंटरेस्ट पेमेंट हो जाएगी, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगी क्लोजिंग बैलेंस। पहला ईयर एंड है 31 दिसंबर x4, हमने फाइंड करना है 31 दिसंबर x5 के लिए। तो जब x5 के लिए करंट लीज लाइबिलिटी फाइंड करोगे तो उसके लिए x6 का फाइंड करना कंपल्सरी है। ओपनिंग बैलेंस होगा आपके पास ये वाली वैल्यू 1849,000,000,1849000, और इंटरेस्ट रेट है 8%, ठीक है। तो यहाँ पर ओपनिंग वैल्यू मैं लिख लूंगा 1849,000,000,1849000, इंटरेस्ट रेट है 8%, और पेमेंट हमने करनी होगी 400,000। 400,000, ओके। अब जरा इंटरेस्ट एक्सपेंस मेरे साथ फाइंड कर ले, 1849,000,000 मल्टीप्लाई बाय 8%, विच इज 147,920। आ जाएगा 159,6,920। तो ये अगले साल के लिए बन जाएगी ओपनिंग वैल्यू 159,6,920, 159,6,920 multiply by 8%, which is 1,277,53.6 है, तो मैं राउंड करके इसको कर दूंगा 54। ये है 132,4674, फिर ये बन जाएगा ओपनिंग 132,4674 मल्टीप्लाई बाय 8%, तो ये हो जाएगा 105,974, 973.92 आ रहा है, तो मैंने 974 लिख दिया। तो ये आ रहा है 103,0648, तो ये बन गई नॉन करंट लाइबिलिटी फॉर x5। फॉर x5 ये बन गई टोटल लाइबिलिटी, और द डिफरेंस बिटवीन टोटल एंड नॉन करंट लाइबिलिटी विल बी करंट लाइबिलिटी। तो ये है 294026, ये हो गई करंट लाइबिलिटी 294026। देखे 294026। अब एग्जामिनर ने आपसे मांगा है आंसर टू द नियरेस्ट $1000, तो आप थ्री को इनको जरा स्किप कर लोगे और आपका आंसर हो जाएगा 294,000। देख ले जरा वर्किंग को। ओके, अगला सवाल, फॉर कॉन्ट्रैक्ट बी व्हाट एक्सपेंस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20x4। तो कॉन्ट्रैक्ट बी के लिए तो ऑलरेडी हमने एक्सपेंस फाइंड किया हुआ है 237,500, ठीक है, 237,500।
500, 237, 500, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, for contract C, what amount of gain or loss on disposal should be recognized in the statement of profit or loss on 1st January 20x5? और यहाँ पर हमने आंसर करना है टू द नियरेस्ट $1000। तो गेन ऑन डिस्पोजल भी ऑलरेडी हमने निकाला है, दैट इज 0.108 मिलियन, 0.108 मिलियन, ठीक है। और हमने आंसर करना है टू द नेक्स्ट $1000, तो मिलियंस के साथ 1000 मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा, कैलकुलेटर का यूज किया करें, ठीक है। 108, तो 30 स्किप हो जाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा 108। अगर आपने यहाँ पर 30 लिख दिया तो आपका आंसर गलत होगा। देख ले जरा इसको।